अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अबीरा मेहरीन एंड यू आर लिसनिंग टू ज़ैब FM 106.6। वेलकम टू द हीलिंग फ्रीक्वेंसी। आज हमारे साथ मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सनिया शुजात। वेलकम टू द शो। थैंक यू मैम। आज हमारा टॉपिक है एंग्जाइटी, और यह एक ऐसा मसला है जो कि बहुत से लोगों को मुतासिर करता है। लेकिन ये है क्या और हम इस पर काबू कैसे पा सकते हैं, हम इस बारे में बेसिक लेवल से अंडरस्टैंड करना चाहेंगे। और सनिया, आप इस बारे में हमें क्लैरिफिकेशन दीजिएगा, एंग्जाइटी क्या है और ये एवरीडे स्ट्रेस से किस तरह से मुख्तलिफ है। अच्छा देखें, एंग्जाइटी को अगर बहुत सादा लफ्ज़ों में मैं आपको समझाऊं तो एंग्जाइटी परेशानी को कहते हैं, लेकिन परेशानी जो फ्यूचर से रिलेटेड हो। ठीक है, परेशानी तो हमें डिप्रेशन में भी सुनने को मिलती है, पर डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी में क्या फ़र्क होता है। जैसे डिप्रेशन जो है वो हमारी पास्ट लाइफ से रेलिवेंट होता है। फ़र्ज़ करें, अगर मैं बहुत बेसिक लेवल पे बात करूं, जैसे एक स्टूडेंट है, लेट्स से उसने एक एग्ज़ाम दिया है जिसमें 10 MCQs थे एंड उसमें से 9 उसके बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन 1 MCQ में वो ठीक करते करते जो है वो उसने गलत कर दिया। अब जब वो एग्ज़ाम से बाहर निकलेगा तो उसके अगले 2-3 दिन इसी चीज़ को सोचते हुए गुजरेंगे कि मैंने ये क्या कर दिया। ठीक है, सो ये चीज़ जो है ये डिप्रेशन में आती है। इसमें भी एक्सेसिव वरीज़ हैं लेकिन पास्ट रेलिवेंट। एंग्जाइटी में क्या होता है कि हम अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं। जैसे अगर स्टूडेंट्स की ही हम मिसाल ले लें कि उनके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचना कि क्या होगा, कहीं मैं फ़ेल ना हो जाऊं, एग्ज़ाम्स कैसे दूंगा वगैरह वगैरह। ठीक है, जबकि एवरीडे स्ट्रेस में हमारे पास क्लियर ट्रिगर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, जैसे एग्ज़ाम्स आ जाएं या कोई डेडलाइन मिल जाए, ठीक है, तो वहाँ पे हमें जो है वो स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाता है। जबकि एंग्जाइटी में कोई क्लियर ट्रिगर होना ज़रूरी नहीं है, ये जस्ट वरीज अबाउट फ्यूचर होती है या कॉन्स्टेंट फियर ऑफ फ्यूचर या फेलियर्स होता है। ठीक है, एंड ये तब भी होता है जब एक इंडिविजुअल की लाइफ बिल्कुल सही चल रही हो। तो अगर ज़िंदगी में कोई मसला हो या कोई ट्रिगर मौजूद हो तो एंग्जाइटी का होना मुश्किल है, वो सिर्फ एवरीडे स्ट्रेस होता है। अच्छा देखें, स्ट्रेस जो है वो प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में हो, ठीक है, एंड एंग्जाइटी जो है वो फ्यूचर वरीज हैं। लेट्स से अगर आप मतलब किसी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं एंड उसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं तो वो स्ट्रेस है। लेकिन अगर आपको यहाँ तक मतलब सोचें आ रही हैं कि मैं यूनिवर्सिटी से लेट हो जाऊँगा या मैं क्लास में जब एंटर होऊंगा तो सर मुझे क्लास से बाहर निकाल देंगे, ठीक है, सो ये चीज़ें जो हैं ये एंग्जाइटी में आती हैं। अच्छा, जो हाइपोथेटिकल बंदा सिनेरियोज ढूंढने लगता है दिमाग में। अच्छा, दैट इज एंग्जाइटी। ठीक। अच्छा, और उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, ऐसे क्या कॉमन साइंस हैं जो हम कह सकते हैं कि अच्छा अब इस इंसान को एंग्जाइटी है। एंग्जाइटी के जो है वो फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स में ये होता है जैसे एक इंडिविजुअल को जो है वो डिजीनेस फील होती है, या उसके दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा हो जाती है, या जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जैसे हाथों पैरों में या सर में माथे पर पसीना आना। ठीक है, उसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो जाती है। ये सारी जो है ये फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स हैं। जबकि साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में अगर हम देखें तो मुसलसल बेचैनी होना, ठीक है, कुछ हो जाने का खौफ होना कि कुछ बुरा हो जाएगा, और उसके अलावा ओवर थिंकिंग की आदत बहुत ज़्यादा हो जाना, फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना, और फिर दिमाग में वर्स्ट सिचुएशन बना लेना। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि एक स्टूडेंट जो है अगर वो फंस जाता है किसी ट्रैफिक में, तो क्लास में जाने का वो सोच के वो ये सोच रहा था कि टीचर जो है वो क्लास से बाहर निकाल देगा। ठीक है, सो ये चीज़ एंग्जाइटी में आती है कि वर्स्ट सिनेरियो हम सोच लेते हैं उसमें। और इसके और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे ट्रेमर्स भी कुछ लोगों को होते हैं, कुछ लोगों को क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगता है, तो वो चीज़ें क्या चीज़ हैं, इससे रेलिवेंट है? बिल्कुल, देखिए पैनिक अटैक्स भी एंग्जाइटी के ही अंडर आते हैं। ठीक है, जिनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है उन्हीं को पैनिक अटैक्स आते हैं। लेकिन पैनिक अटैक्स में ये होता है कि जैसे पैनिक अटैक में एक अगर एक इंडिविजुअल आम हालात में भी बैठा हुआ है ना, तो उसकी बॉडी सिम्टम्स जो हैं वो उसको बताने लगती हैं कि मतलब अटैक हो रहा है। लेकिन एंग्जाइटी अटैक में ये फ़र्क होता है कि उसमें हमारे पास एक क्लियर मतलब सिनेरियो मौजूद होता है, किसी वजह से एंग्जाइटी अटैक हो रहा होता है। पैनिक अटैक में जो है वो ज़रूरी नहीं है कि कोई वजह हो। बाज़ औक़ात हम उस सिचुएशन में इतना ज़्यादा रहे होते हैं कि वो फिर हमारी बॉडी उसके साथ लर्न कर लेती है और हमारी सिम्टम्स जो है वो उसके अकॉर्डिंगली आने लगती हैं। इससे रेलिवेंट हम अगर अपने स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा आजकल एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार हैं, ख़ासकर सोशल मीडिया की वजह से। हम देखते हैं कि वो जितना कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं उनके अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ भी डेवलप हो रही हैं, और उसके साथ साथ फिर एंग्जाइटी और डिप्रेशन उनमें बढ़ रहा है। इसकी वजह से वो प्रोक्रेस्टिनेशन भी करते हैं,
छोटा सा कोई ईमेल भी सेंड करने को मिल जाए ना तो वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील करते हैं। आपने मीम्स भी देखी होंगी कि बच्चे कह रहे हैं कि एक ईमेल सेंड करते हुए ना सारा दिन टेंशन में गुजरने लगता है कि पता नहीं क्या होगा अगर ईमेल सेंड कर दे। तो इसकी क्या वजूहत हैं, आप क्या देखते हैं? अच्छा देखिए, अगर इन चीज़ों को हम थोड़ा सा सर्च करें ना तो इसमें ये होता है कि ऑल्दो के पेरेंट्स ये कह रहे होते हैं कि हमारे बच्चों को क्या परेशानी है, ना इन्होंने घरों के किराए देने हैं, ना इन्होंने बिजलियों के बिल देने हैं, ये तो हमारे सर पे आके खड़े हो जाते हैं कि हमें आज इतने पैसे चाहिए इतने चाहिए, और हम इनको हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो इनको क्या परेशानी है। लेकिन बात यह कि स्टूडेंट्स भी बहुत सारे प्रेशर्स का सामना कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे एकेडमिक प्रेशर है या पीयर प्रेशर। ख़ासकर ये इस प्रेशर की अगर हम बात करें तो ये हम बच्चों में ख़ुद भी डेवलप कर रहे होते हैं बचपन से, उनके मवाजने करके या उनका कंपैरिजन करके, जिसे हम कहते हैं ना कि लेट्स से अगर एक बच्चे की 2 क्लास में फ़र्स्ट पोजीशन आ गई एंड उस चीज़ को पेरेंट्स ने बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया, ठीक है, अब वो क्राइटेरिया बन गया बच्चे के लिए कि मैंने जब भी पेरेंट्स को जो है वो प्राउड फील करवाना है तो मुझे उनको जो है वो हाई अचीवर बन के दिखाना है, ठीक है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब उनका कंटेंट ज़्यादा होता जाता है तो उनकी परफॉर्मेंस लो हो जाती है, ठीक है। अब वो क्राइटेरिया बच्चे के माइंड में सेट है, अब वो जब अपने पेरेंट्स को प्राउड नहीं फील करवा पा रहा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर जो है वो डिससेटिस्फेक्शन आती जाएगी एंड यही चीज़ जो है वो फिर एंग्जाइटी कॉज करती है। फिर दूसरी जो एग्जांपल आपने दी कि हम जो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे होते हैं ना, उसमें भी हम यही कर रहे होते हैं, हम दूसरों की लाइफ के साथ अपनी लाइफ को कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, कि अगर एक और इंडिविजुअल है जो 20 ईयर्स का है लेट्स से और मैं भी 20 ईयर्स की हूँ, तो वो तो जो है वो यूट्यूब पे बड़ा हिट है, ठीक है, और मैं क्या कर रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रही, मैं जहाँ जा रही हूँ मैं फेलियर्स का सामना कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से फिर हमारी लाइफ सेटिस्फेक्शन जो है वो डिक्रीज़ होती जाती है एंड हमारे अंदर एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती है क्योंकि हम अपने गोल्स नहीं बना पाते हैं इस वजह से, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे होते हैं दूसरों के साथ अपने आप को, एंड गोल्स ना बनाने की वजह से जो है वो हम फिर डिससेटिस्फेक्शन का शिकार होते जाते हैं। या अगर गोल्स बना भी लें तो सोशल मीडिया के यूज़ की वजह से हमारे अंदर इम्पल्सिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो हमने अगर गोल ऐसा बनाया जो 4 साल में अचीव हो सकता है, हमें जो है वो 6 महीने में जो है वो अचीव चाहिए, तो इस वजह से फिर जो है वो एक इंडिविजुअल एंग्जाइटी की तरफ ज़्यादा प्रोन हो जाता है। आजकल हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एंग्जाइटी का शिकार हैं और जैसा कि आपने बताया कि वो ओवरवेल्म हो जाते हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड और ये वो, लेकिन क्योंकि वो भी वर्कफोर्स में नहीं गए तो अभी एकेडमिक एरा में उनको और क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ इतनी अफेक्ट हो रही है। एक एकेडमिक एस्पेक्ट आ गया, एक पीयर प्रेशर आ गया, पर ऑन द होल जैसे कि आपने कहा माँ बाप कहते हैं कि एज तो उनके पास कोई मसाइल नहीं है, तो वो अभी उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आगे के लिए कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं कि आगे जब एक्चुअल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आएंगे, एक्चुअली जब किराए देने पड़ेंगे और अपने बिल्स मैनेज करने पड़ेंगे और एक्चुअल प्रॉब्लम्स उस तरह से आएंगी, तो तब वो अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि माँ बाप तो इसी चीज़ के लिए वरीड होते हैं कि हमारे बच्चे कोप नहीं कर पा रहे। आज जो सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ रही है ना, आपने उसको थोड़ा रियलिस्टिकली देखना होता है, ठीक है। आया ये जो फियर हम अपने अंदर जनरेट कर रहे हैं ये रियल है या नहीं, ठीक है। जैसे ही हमें असाइनमेंट मिली लेट से और हम एकदम से ओवरवेल्म हो गए कि मतलब एक दिन में हम ये असाइनमेंट कैसे करेंगे या 2 दिन में हम ये असाइनमेंट कैसे करेंगे का जवाब ही तो आपने अपने अंदर से ढूंढना है, ठीक है। इसकी एक टेक्निक ये हो सकती है कि जैसे आपने जितना भी काम करना है आप उसको लिख लें, ठीक है, एंड उसके बाद आप उसको स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर लें जो अचीवेबल हों आपके लिए। एंड जब आप एक एक चीज़ को करते जाएंगे एंड आप उसको टिक करते जाएंगे तो वहाँ से आपके अंदर जो है वो सेंस ऑफ अचीवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें फिर आप अपने आप को खुद भी प्रेज़ कर सकते हैं कि अच्छा इतना काम मेरा हो गया, अब मज़ीद सिर्फ इतना सा रहता है, ठीक है। वहाँ पे फिर जब आप अपने आप को टाइम देना स्टार्ट करेंगे ना, और आज जब आप अपने छोटे छोटे गोल्स को अचीव करना स्टार्ट करेंगे, देन आप रियलाइज़ करेंगे कि हमें किस गोल को किस तरह से अचीव करना है और किस गोल को अचीव करने के लिए हमें कितना टाइम दरकार होता है, ठीक है। सो वहाँ पे फिर जो है ना आप अपनी लाइफ की बेसिकली जो लाइक प्लानिंग होती है आप वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं बेसिकली आज से जो आप स्टार्ट करते हैं। जो अभी आपने बात की है इससे रेलिवेंट ही ऐसे क्या चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं कि उनको एंजाइटी ना हो। ऐसा कुछ हो सकता है कि एक तो तरीका होता है कि हम इसको सॉल्व कर लें कि, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो अपना सोशल मीडिया बिल्कुल बंद कर देते हैं या वो बिल्कुल कभी कभी आइसोलेशन में चले जाते हैं, कहते हैं मैंने कोई मसला हो गया, कुछ हो गया, या एकेडमिक लाइफ में कोई फेलियर का सामना करना पड़ा किसी कोर्स में किसी एग्ज़ाम में, तो दे गो इनटू आइसोलेशन और फिर वो एंजाइटी को छोड़ के फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो व्हाट इज़ दैट थिंग जो बच्चे कर सकते हैं कि वो एंजाइटी में ना जाएं और वो उसको प्रिवेंट करके अपने आप को कोप कर सकें? ऐसा कुछ चीज़ हो सकती है? आपकी इस बात से ना मुझे एक एग्जांपल याद आई है, वो मैं आपको बताती हूँ।
लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपने फेलियर को आपने लिया कैसे हुआ है, ठीक है। क्या आपके ख्याल में फेलियर का मतलब है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, या फेलियर का ये मतलब है कि मैंने ख़ुद को रीडायरेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप एग्जांपल लें एक साइंटिस्ट की जिन्होंने बल्ब इन्वेंट किया था, उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए थे जो उनके नाकाम गए थे, ठीक है। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके और वो कामयाब हुए तो उनसे किसी ने पूछा कि आपने इतने हंड्रेड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, आई गेस 900 प्लस एक्सपेरिमेंट्स उनके नाकाम गए थे, ठीक है। उनसे उन्होंने पूछा कि आप इन 900 प्लस एक्सपेरिमेंट्स से आपने क्या सीखा, तो उसने कहा मैंने इनसे ये सीखा कि इन तरीक़ों से बल्ब नहीं बन सकता, ठीक है। सो इट मीन्स कि आप जितने भी वेज़ अपनाते हैं वो आपको ये बताता है कि आपने मज़ीद बेहतर कैसे होना है, मज़ीद बेहतर कैसे होना है, ठीक है। जितनी दफ़ा आप अपने आप को रीडायरेक्ट करते हैं। सो फेलियर का मतलब ये नहीं है कि सब ख़त्म हो गया, फेलियर का मतलब ये है कि रीडायरेक्ट योरसेल्फ। जब आप रीडायरेक्ट करते हैं तो आपको नए वेज़ मिलते हैं, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। सो ये एक चीज़ है जो आप कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम आम तौर पे अपनी सोसाइटी में नहीं देखते, क्योंकि अगर कोई फेलियर आता है तो सबसे पहले जो आपको प्रेशर फील होता है वो आपको सोसाइटी से फील होता है, बिकॉज सोसाइटी आपको दबा के और नीचे करने की कोशिश करती है। बट दैट इज़ अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक वे ऑफ लुकिंग एट इट। इसके हवाले से, क्योंकि सोसाइटी को तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ सपोर्टिव लोग होते हैं जो आपके इर्द गिर्द होते हैं, जिनको अगर थोड़ी सी हेल्प हो ना कि अच्छा किस वक्त क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, तो एंग्जाइटी काफ़ी हद तक मैनेज हो सकती है। अगर वो तो सब मोटिवेशनल कुछ बातें बता दें, कुछ ऑप्टिमिस्टिक कुछ होप दिला दें, तो आई थिंक वो एंग्जाइटी कुछ हद तक ख़त्म हो सकती है, या आप इस बारे में बेहतर बहस कर सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि अगर एक इंसान के पास एक बहुत अच्छा दोस्त हो या बहुत अच्छा लिसनर हो तो उसको किसी थेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेजॉरिटी लोगों को इशू ये होता है कि कोई उनकी सुनने वाला नहीं होता, या हमारे पास अगर थेरेपी में भी लोग आ रहे होते हैं तो उनकी मतलब गोल ये होता है उनका कि बस हमें सुने, नॉन जजमेंटली हमें सुना जाए। सो ऐसे लोग जिनके पास ऐसे रिश्ते मौजूद होते हैं, जैसे पेरेंट्स हैं या सिबलिंग्स में कोई है या कोई बहुत बेस्ट फ्रेंड है और उनके साथ रिलेशनशिप उनका बहुत अच्छा है, तो उन्हें कभी थेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनके सारे मसले वहीं पे हल हो रहे होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नॉन जजमेंटली अपने हर रिश्ते को सुने, ठीक है। एंड अगर कोई इंडिविजुअल परेशानी में या मतलब उसके पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं एंड आपको लग रहा है कि ये बंदा पहले ऐसा नहीं था, तो उसको ज़रूर जाके जो है वो अप्रोच करें, उससे पूछें कि क्या इश्यूज़ हैं। हम अक्सर अपनी लाइफ में इतने वो हो जाते हैं कि हम अपने फ्रेंड्स से भी नहीं पूछ रहे होते कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, हमें नहीं पता होता। सो ये ज़रूरी है। ये आपने बहुत अच्छी तरफ जो है वो बहुत अच्छे पॉइंट की तरफ जो है वो ध्यान दिलाया है सबका। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि अगर एंग्जाइटी किसी बंदे को वो फेस कर रहा है, अगर एंग्जाइटी वो उसने पहचान लिया, अच्छा दिस इज़ वेरी वियर्ड और मुझे जो परेशानी हो रही है वो थोड़ा सा अनप्रेसिडेंटेड है और ऐसा कुछ हो नहीं रहा जिसकी वजह से मुझे परेशानी इतनी ज़्यादा हद तक हो रही है, तो वो क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स ले सकता है उसको मैनेज करने के लिए? एंग्जाइटी की वजह से क्या होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा सोचों में रह के ना वो ओवरवेल्म और लाइक ड्रेन फील करता है इमोशनली, या एनर्जी उसकी बहुत ड्रेन होती है। उसको एनहेंस करने के लिए एक बॉक्स टेक्निक, जिसमें आपने ये करना होता है कि आप खुली हवा में जाके, या अगर आप खुली हवा में नहीं जा सकते तो खिड़की के पास तकरीबन जाके, और आपने डीप ब्रीथ की एक्सरसाइज करनी होती है, जिसमें आपने सांस इतना जितना आप ले सकते हैं अंदर, नाक के ज़रिए अंदर लें, उसको 4 सेकंड्स के लिए होल्ड करें, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 इतनी देर आप होल्ड करें, एंड देन आप उसको मुंह से एक्सहेल करें, एंड अगेन दूसरी दफ़ा सांस लेने के लिए 4 सेकंड का आप वक्फा दें, ठीक है। ये इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को 8 to 10 टाइम्स रिपीट करें। सो आपके ब्रेन की जो केमिकल इम्बैलेंसिंग हुई है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से या बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से, वो किसी हद तक इसमें कंट्रोल हो जाती है। देन फिर हमने टाइम मैनेजमेंट की बात की अभी थोड़ी देर पहले कि आप टाइम को मैनेज करें, ठीक है, अपने टास्क को मैनेज करें, तो उससे भी आपकी एंग्जाइटी बहुत हद तक कंट्रोल हो जाती है। देन बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से लोग प्रेजेंट में नहीं रह पा रहे होते हैं, ये भी एक शिकायत आती है। तो उसके लिए ग्राउंडेड टेक्निक होती है, लेट्स से जैसे 3-3-3 की टेक्निक है। उसमें ये होता है कि आप जैसे ही आप ये फील करें ना कि आप प्रेजेंट में नहीं रह पा रहे हैं, ये चीज़ आपको अफेक्ट कर रही है, तो ऐसी 3 चीज़ें जिनको आप देख सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर देखने का मतलब है कि आप उसका स्ट्रक्चर और उसको हर तरह से जो है वो ऑब्जर्व करें। 3 ऐसी आवाज़ें जो आप सुन सकते हैं अपने इर्द गिर्द में, ठीक है। एंड उसके बाद अपने बॉडी के 3 हिस्सों को आप मूव करें डेलिब्रेट, ठीक है। सो इस तरह से आप जो है वो प्रेजेंट में थोड़ा सा आ जाते हैं। इसके अलावा माइंडफुलनेस की टेक्निक्स होती हैं, जैसे मेडिटेशन वगैरह, ये बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। हमारे ब्रेन केमिकल्स जैसे एंडोफ्रेन है, इसको एक्टिवेट करने के लिए, जो एंग्जाइटी को कम करता है, ठीक है। एंड देन फिर वही बात कि अगर आप इस तरह की फीलिंग्स महसूस कर रहे हैं तो अपने
फ्रेंड्स से या फैमिली में जो जिसके साथ भी आप करीब हैं, आप उनके साथ ज़रूर इस चीज़ को शेयर करें। ये तो आपने बहुत अच्छी टिप्स बताई कि आप जाके थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग करें और थोड़ा सा अपने बॉडी पार्ट्स मूव करें, और जो आपने बताया कि अपनी फ़िज़िकल सराउंडिंग को आप एग्जामिन करके उसमें से चीज़ें नोट डाउन करें, तो उससे बहुत ज़्यादा आप प्रेजेंट रियलिटी में आ जाएंगे वापस। तो लेकिन अगर किसी की एंग्जाइटी काबू से बाहर हो रही है तो वो फिर क्या कर सकता है उस सिचुएशन में? अच्छा देखिए, अगर मतलब ऐसी फ़िज़िकल सिम्टम्स जैसे एंग्जाइटी जब ज़्यादा हो जाती है ना, तो नींद पर भी अफेक्ट करती है, नींद का ना आना, ठीक है, और फिर लैक ऑफ कंसंट्रेशन या लैक ऑफ मोटिवेशन का बहुत ज़्यादा हो जाना, ठीक है, ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से फिर आप लाइफ भी इंजॉय नहीं कर पा रहे होते हैं। इस सूरत में फिर आपको जो है ना वो प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए। वहाँ पे फिर ये होता है कि आपको प्रॉपर तरीके से एग्जामिन करके जो जो टेक्निक्स आप पे अप्लाई हो सकती हैं वो आपको करवाई जाती हैं, ठीक है। एंड एंग्जाइटी के लिए CBT जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। सो जब आप ये फील करें कि अब चीज़ें आपके हाथ से निकल रही हैं, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लें। और आप क्या रेकमेंड करेंगे कि अगर किसी स्टूडेंट को या किसी भी इंसान को, कोई चाहे वो बुज़ुर्ग हो, कोई बूढ़ा इंसान हो या कोई मिडिल एज्ड इंसान हो, क्योंकि आमतौर पे बिजनेसेस वगैरह में या अपने फैमिली में भी ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस आते हैं जब आपको एंग्जाइटी का शिकार होना पड़ता है। सिर्फ एकेडमिक लाइफ तो बहुत ही शुरू का लेवल है जहाँ पे एंग्जाइटी आपको फेस करनी पड़ती है, आगे ज़िंदगी में और भी बहुत मसले होते हैं। तो वो लोग कैसे पहचान सकते हैं कि अच्छा अब ये चीज़ जो है, एंग्जाइटी जो है, ये सारी मैंने टैक्टिक्स कर ली हैं एंड इट्स नॉट गेटिंग इन माय कंट्रोल, तो अब मुझे हेल्प सीख करनी चाहिए फ्रॉम अ प्रोफेशनल। तो वो क्या चीज़ें हैं जो लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अच्छा अब आई नीड टू गो एंड सीक हेल्प फ्रॉम अ थेरेपिस्ट या फ्रॉम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट लाइक यू? अगर एंग्जाइटी की हम बात करें ना, तो ये किसी हद तक हमारी बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है टुवर्ड स्ट्रेस। ये हमें अलर्ट रखता है हमारे गोल्स की तरफ, उनको अचीव करने के लिए माइंडफुल रखता है, ठीक है। बट बात यह है कि जब वो चीज़ें मैनेज ना हो रही हों एंड हद से ज़्यादा मतलब वो आप पर हावी हो जाएं, बजाय इसके कि आप उसको कंट्रोल कर सकें, एंग्जाइटी आपको कंट्रोल करने लगे, आपके बिहेवियर को, आपकी डेली लाइफ को, एंड आपकी डेली लाइफ इम्पेयर होने लगे, तो फिर ये ज़रूरी होता है कि आप जो है वो प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर सीख करें। और वहाँ पे आप ये सोचें, मतलब अक्सर ये चीज़ देखने में आई है कि लोग ये कहते हैं कि हम कोई पागल हो गए हैं जो हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। बात यह है कि बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज़ के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। हर किसी की लाइफ में किसी न किसी हद तक एंग्जाइटी है, तो आप ये ना सोचें कि आप पागल हो गए हैं या आप अकेले हैं जो आप थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं। आपको अंदाज़ा हो जाएगा वहाँ जाके कि और भी बहुत सारे लोग हैं जो सेम सिचुएशन से गुजर रहे हैं, एंड मतलब विद सीकिंग हेल्प वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होते हैं, और ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है जो ठीक ना हो सके। लोग ये भी एग्जांपल देते हैं कि अगर आपको बुखार होता है या आपकी टांग में दर्द हो रहा है तो आप ये तो नहीं कहते ना अच्छा बस ऐसे ही जीना है, किसी को पता ना चले। बिल्कुल। तो लाइक इट्स सिमिलर, लाइक आपके बॉडी में जो, क्योंकि बीमार होते हैं साल में 1-2 दफ़ा, आपका फ्लेम निकलता है, आपका पूरा बॉडी रिजुविनाइज होता है, उसने अपने आप को रीसेट करना होता है। तो जाहिर सी बात है ब्रेन की भी ऐसे, मेंटल हेल्थ की भी ऐसी आपको बार बार उसको ठीक करना पड़ता है, आपको उसके लिए सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, और आप उसको कंट्रोल कर लें तो अच्छी बात है, वरना आपको प्रोफेशनल्स भी आपको हेल्प कर सकते हैं। जाहिर सी बात है हर एक का यही गोल होता है कि आप ठीक रहें। बिल्कुल। और थैंक यू सो मच। आखिरी हम लोग अगर अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा अपने लिसनर्स को बताना चाहेंगी कुछ ऐसी बातें जो वो अपने डेली लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं? मैं बस अपने लिस्टर्स को ये बताना चाहती हूँ कि एंग्जाइटी या मेंटल हेल्थ अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो आपकी लाइफ का हिस्सा होते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें ख़ुद को अकेला समझना या अपने आप को आइसोलेट कर देना ये आपकी पूरी लाइफ को इम्पेयर कर देता है, एंड इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। जब भी आपको मेंटल हेल्थ कंडीशन फ़ील हो, आप अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ उस चीज़ को ज़रूर शेयर करें, एंड अगर आपको लगता है कि वहाँ पर भी वो चीज़ हेल्प आउट नहीं हो रही तो आप प्रोफेशनल्स के पास जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन फेलियर्स को अपनी लाइफ का इस तरह से पार्ट बनाना कि आप अपनी लाइफ ही ना गुजार सकें, या अपनी पर्सनैलिटी ही आप जो है वो खो दें, या अपनी पर्सनैलिटी को ही उन परेशानियों के पीछे खो देना, या अपने गोल्स को छोड़ देना, ये आपकी लाइफ का अक्लमंदाना फ़ैसला नहीं हो सकता। सो कोशिश करें कि आप जितना बेहतर तरीके से अपनी लाइफ को गुजार सकें। थैंक यू सो मच सनिया, आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव एंग्जाइटी के ऊपर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा है और बहुत ही हेल्पफुल रहा है। आई बेट हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे जितने भी लिसनर्स थे उनके लिए आई बेट उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा, कुछ नया सीखा होगा, और कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी आपने शेयर की, और आपने कुछ ऐसी टिप्स शेयर की जो हमारे लिए बहुत नॉर्मल है, जैसे सीक आउट अ लिसनर, किसी को बताएं अपनी प्रॉब्लम्स, या आप जाके सांस लें, कि ऐसी चीज़ें जो कि हम लोग डेली लाइफ में हर वक्त कर सकते हैं, पर हम जब एंग्जाइटी में होते हैं तो हम ये सब चीज़ें भूल जाते हैं। तो आप थैंक यू सो मच, आपने ये सब पर्सपेक्टिव में लाई और आपने ये सब हमें बताया।
थैंक यू सो मच। और हमारे स्टूडेंट्स ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस एपिसोड। यू आर लिसनिंग टू द हीलिंग फ्रीक्वेंसी। आई एम अबीरा मेहरीन एंड यू आर लिसनिंग टू Zab FM 106.6. Allah Hafiz.